प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम आने वाले समय में देश में होने वाले हैं। अगर सियासी दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, देश की दृष्टि से देखें तो बजट आने वाला है। मोदी सरकार जो तीसरी बार अस्तित्व में आई है वह या चल रहे वित्तीय वर्ष के संदर्भ में कहें बजट लेकर आ रही है। जरूरत आन पड़ी है कि हम इस बजट पर बातचीत करें, विस्तार से समझने की कोशिश करें, जन अपेक्षाओं को जानें, सरकार की मंशाओं पर बात करें। दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि देवों के देव महादेव का मास शुरू होने वाला है। श्रावण मास शुरू होने की तैयारी चल रही है। 22 तारीख से सावन मास मनाया जाएगा। सावन मास के संदर्भ में देश में एक अतिरिक्त उत्साह का वातावरण होता है। धार्मिक आस्थाएं उफान मारती हैं। तमाम लोग लंबे समय से इस सावन मास की प्रतीक्षा करते हैं। बड़ी संख्या में लोग पूरे महीने का उपवास रखते हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने अपने नजदीकी नदियों से जल लेकर शिवालय पहुंचने के उपक्रम करते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार पर तो कांवड़ियों की भीड़ अपने आप एक अलौकिक दृश्य उत्पन्न कर देती है। सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक के संदर्भ में वो दृश्य कौन भूल पाता है, जहां पर नंगे पैर हजारों लोग बोल बम बोलते हुए लगातार अपनी श्रद्धा भाव से आगे बढ़ते हैं। ऐसे माहौल के बीच में आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो कमाल क्या है। हमारा आज का चर्चा का विषय है कांवड़ पर फरमान, सियासी घमासान। संदर्भ यह है कि कांवड़ यात्री हरिद्वार से बागपत या अन्य जगहों के लिए जो रवाना होते हैं उसमें एक शहर आता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की पुलिस ने एक फरमान जारी किया और फरमान जारी ये किया कि ये जो रास्ते में तमाम होटल, ढाबे, खोमचे वाले रहते हैं, इन सबको अपनी पहचान स्पष्ट तौर पर बतानी होगी। उन्हें बाकायदा बोर्ड पर लिखना होगा कि इस संस्थान का मालिक कौन है और यहां पर काम करने वाले कौन कौन लोग हैं। जब इस प्रकार की नोटिस सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो अपने अपने स्तर पर प्रतिक्रिया के तहत यह बताने की कोशिश की कि यह बड़ा अनुचित है, संविधान की भावनाओं के विपरीत है, जात पात के आधार पर लोगों को विभाजन करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने इसे अति उत्साह का आदेश बताया। कुछ अधिकारियों की नासमझी के रूप में उन्होंने बताने की कोशिश की, पर जैसे जैसे बात आगे बढ़ी अचानक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलकर सामने आ गए और उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल मुजफ्फरनगर के संदर्भ में नहीं, पूरे प्रदेश में लागू होगा। जहां से भी कांवड़ यात्री गुजरते हैं उन पूरे रास्तों पर जितने भी होटल, ढाबे या खाने पीने वाले लोग हैं उन्हें अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होगी। दलील यह दी जा रही है कि लोग अपनी पहचान छुपाकर अपना व्यापार करने की कोशिश करते हैं। एक शुचिता के साथ जिस कांवड़ यात्रा को किया जाना है उसमें कहीं ना कहीं इससे हस्तक्षेप होने की उम्मीद रहती है। अब इस पर अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया है। तमाम राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के शीर्ष नेता इसको शुद्ध रूप से एक नस्लीय आधार पर देख रहे हैं। ओवैसी ने सीधे तौर पर कहा है कि योगी आदित्यनाथ के अंदर तो मानो हिटलर की रूह आ गई है। उन्होंने यहूदियों के संदर्भ में जिस प्रकार से सामाजिक बहिष्कार का मामला बनाया था वैसे ही अब इस देश में भी सामाजिक बहिष्कार मुसलमानों को किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यह आदेश निकाल दिया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि वस्तुतः यह जो फरमान है, यह जो निर्देश है, इसमें कुछ अनुचित है या एक जायज कोशिश को गलत स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र राजपूत जी हैं, प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। हमारे साथ दीपक सोनकर जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। महंत राजू दास जी हमारे साथ में लंबे अरसे के बाद जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं हनुमानगढ़ अयोध्या जी के। और साथ ही प्रशासनिक राय देने के लिए हमारे साथ सेवानिवृत्त IPS लक्ष्मी नारायण साहब भी हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा शुरू करेंगे हम दीपक सोनकर जी से, लेकिन उससे पहले चार बयान एक बार देखने सुनने की कोशिश करते हैं जो हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है। एक बार देखिए। विशेष रूप से देखने में ये आया है कि कुछ लोग अपनी दुकानों के नाम, ढाबों के नाम, रेस्टोरेंट के नाम हिंदू धर्म के नाम पर लिखते हैं और जबकि चलाने वाले उनके मुस्लिम लोग होते हैं। मुझे यहाँ तक भी कोई आपत्ति नहीं। दिक्कत यहाँ आती है कि जब वो अपनी दुकान में नॉनवेज बेचते हैं। बहुत सारे लोग, हमने देखा कई वीडियो जाहिर हुई हैं कि लोग थूक रहे हैं रोटी के ऊपर, रेस्टोरेंट में थूक भी रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है
तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? प्रशासनिक विषय है, सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय भी हो सकता है। कहीं पर कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार अपने, तो मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। विषय कोई भी हो, मतलब वो आसाम से लेके केरल तक हो, वो विषय सुरक्षा से लेके केरल हाई कोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लव जिहाद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल में क्यों छुपे रहते हैं। तो कुल मिलाकर अपनी अपनी दलील है। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से करते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की बड़ी नेता है प्रियंका गांधी, बहुत नाराज हैं इस आदेश को लेकर। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने सीधे ट्वीट करके कहा है कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचोर दुकानों पर उनके मालिक के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। सुरेश जी, चर्चा की शुरुआत यहां से करते हैं। इतना ही तो चाहा है, आप कौन है इतना बताएं, इस पे इतना ऐतराज क्यों है? माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पुराने मित्र हैं, वो बोल रहे हैं पता नहीं ये लोग उन्हीं लोगों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं जो अपनी पहचान छुपाते हैं। जी सुरेश जी, आप ही बताएं। हिमांशु भाई, एक प्रश्न आज मैं आपसे पूछता हूं जी। छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा जवाब दे दीजिए जी। मेरी आवाज की मुझे वापस मिल रही है, ठीक करा दीजिए जी जी। मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, मासूम सा प्रश्न है, जैसे आप करते हैं ना जी। आप किसके साथ खड़े? जी, मैं इस फैसले के साथ हूं कि जो भी जना व्यापार कर रहा है, अगर उससे उसका नाम पूछा गया है तो उसे अपना नाम सही बताना चाहिए। बताइए सुरेश जी। बिल्कुल, तो सच बात यह है कि जो आदमी व्यापार कर रहा है उसका नाम पता तो जीएसटीएन नंबर पर होता है जी। जो आदमी नाम पता, क्या नाम, व्यापार कर रहा है तो उसके आधार कार्ड पर होता है जी। जो आदमी नाम पता कर रहा है तो उसके जो है सारी चीजें, उसके जो कागज होते हैं, जो सेल टैक्स के होते हैं, इनकम टैक्स के होते हैं, सारे टैक्सेस के, और जो नहीं, जो ठेले और खुमचे वाले होते हैं उनका नाम पता जो है नगर निगम के लाइसेंस पर होता है जी। तो ये तो पहले से कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। असलियत क्या है कि ये बरसों बरस से, सैकड़ों बरस से, ये मैं रहने वाला हूं सहारनपुर का, मैं आपको बताऊं जी। और मुजफ्फरनगर का कांवड़ हमारे यहां से होकर के जाता है जी। ठीक है ना। बचपन से हम देखते रहे, हमारे यहां 50 गांव हैं, 50 गांव जो मुस्लिम बाहुल्य गांव हैं, जो सड़क के किनारे, हमारा गांव सड़क से अंदर है जी। तो वो जो मुस्लिम बाहुल्य गांव हैं वो कांवड़ वालों के लिए छांव भी लगाते हैं, पानी भी रखते हैं, बाकी सामान भी रखते हैं। दुकानें तो अब लगने लग गई, उन्हीं के बाग के आम भी होते हैं, उन्हीं का सब कुछ होता है, और हंसते खुशते कांवड़ यात्री उनसे खाते भी हैं, पीते भी हैं, पैर भी दबवाते हैं जी। मैं आपको बताऊं, एक एक आपको शायद हो सकता है ना पता हो, पैर भी दबवाते हैं जी। पैर को दबाते हैं पूरी तरीके से कि भाई तुम के थोड़ा सा सवाब हमें भी मिल जाएगा। जी। आप इतना बोझ लेकर के जा रहे हो, आप गंगा जल लेकर के दोनों तरफ जा रहे हो, कुछ लोग 61 लीटर लेके जाते हैं, कुछ 21 लीटर लेके जाते हैं, कुछ 11 लीटर लेके जाते हैं, ऐसे ऐसे करके उनके कंधे जब दुखते हैं और उनके पैर जब दुखते हैं तो मुसलमानों के लड़के जो हैं वहां पर पैर दबा करके उनको जो है वो करते हैं, और बड़े जिसको शिद्दत से कहते हैं कि, और हम उनसे पूछते हैं भाई क्यों करोगे, तो साहब हमें भी सवाब मिलेगा। जी। इस साझी विरासत पर अगर कोई हमला करेगा तो हम उसको कैसे छोड़ दें, आप मुझे बताओ। और ये साझी विरासत पर हमला सिर्फ यही नहीं है, इसके आगे भी है
जी। इसके आगे का हमला क्या है कि आज की डेट में आप धर्म के हिसाब से नाम लिखवा रहे हो, कल की डेट में आप जाति के हिसाब से नाम लिखवाओगे। जी। जब आप जाति के हिसाब से नाम लिखवाओगे तो जितने मेरे दलित होटल वाले हैं, जितने मेरे पिछड़े वर्ग के होटल वाले हैं, उन पे कौन खाएगा? जी। क्योंकि अस्पृश्यता आप बढ़ा रहे हो, जी। छुआछूत आप बढ़ा रहे हो। जी। आप पहले धर्म पर अटैक करोगे, फिर आप अटैक करोगे अगड़े पिछड़े पर, फिर करोगे आप दलित पर और आदिवासी पर, क्योंकि ये आपका एजेंडा है। जी। तो इस एजेंडे के खिलाफ, और ये मैं ही नहीं हूं इस एजेंडे के खिलाफ, कांग्रेस ही नहीं है इस एजेंडे के खिलाफ, जी। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है, राष्ट्रीय लोक दल, खुलकर के इस एजेंडे के खिलाफ है। जनता दल यूनाइटेड खुलकर इस एजेंडे के खिलाफ है। आप इस भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता खुलकर इस एजेंडे के खिलाफ है, मुख्तार अब्बास नकवी टाइप के लोग। जी। आप मुझे बताइए, हमको आप विरोध में कह सकते हैं, आप उनके साथ हो सकते हैं, साथ रहिए, आपका अपना मत है, आपके मत का स्वागत। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि मेरे देश में दलित काम ना करे, उसका होटल ना हो, पिछड़ा काम ना करे, उसका होटल ना हो। आप क्या चाहते हैं, क्या नाम, ये सब आप वो करके सारी चीजें। तो सुरेश बाबू जी, आप क्या चाहते हैं? अगर ये अपेक्षा है कि किस होटल का संचालक कौन है, ये सार्वजनिक होना चाहिए, और खास तौर पर तब जरूर होना चाहिए कि होटल का संचालक जो है माननीय बेग साहब हैं, और होटल का नाम बजरंग बली ढाबा है, और आदमी उसके कारण से गफलत में है, और इसमें अपेक्षा है कि ये गफलत दूर होनी चाहिए। होटल का नाम जो है अकबर होटल है, संचालक जो है रामदास जी हैं, तो कुल मिलाकर रहे, कोई ऐतराज नहीं है, पर ये स्पष्ट होने में कोई दिक्कत है। और हमारे यहाँ तो पहले दुकानें इसी नाम से चला करती थी, पप्पू चाट वाला, गप्पू खोमचे वाला, इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर तो दशकों पुरानी दुकानें हैं, फलाने दूध वाले की दुकान, वो कुल्फी वाले की दुकान, वो गोलगप्पे की दुकान। तो कुल मिलाकर आपसे ये तो नहीं चाहा प्रशासन ने कि आप गलत नाम चस्पा करें, ये चाहा है जो आप हैं वो पता होना चाहिए। तो सुरेश राजपूत जी से जानना यह है, जो आप हैं ये जानने की कोशिश विभाजनकारी कैसे, दमनकारी कैसे, और आपने कहा कि अभी इनका एजेंडा ये है। आप तो जाति आधारित जनगणना के इतने बड़े हिमायती हो सुरेश राजपूत, हमारे यहाँ कार्यक्रम में कितनी बार आप बोल चुके हो। तो विभाजनकारी तो जाति आधारित जनगणना को आपके पूर्वज मानते थे, उन्होंने कराने की कभी पैरवी नहीं की, आप उसके संदर्भ में तो पैरवी कर रहे हो, और अब जब जानना चाहे आप क्या है तो आप ऐतराज करने लगे। थोड़ा बताओ ना सुरेश जी। मुझे अच्छा लग रहा है आज की डेट में सबका विभाजनकारी एजेंडा खुल के सामने आ रहा है हिमांशु भाई जी। मैं आपको बताऊं कि ये जो लोकल अथॉरिटी है ना हिमांशु भाई जी, इनकी आंखें फूट गई हैं, या इनके मुंह में ताला लग गया है, या इनकी कलम में शाही खत्म हो गई है कि जब जीएसटीएन नंबर लिया जाता है तो असगर अली अगर बजरंग बली होटल लिख रहा है तो असगर अली को बजरंग बली होटल का लाइसेंस कौन बेवकूफ दे रहा है जी, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं जी। आप बताओ कि इसको असगर अली ने ऐसा तो किया नहीं कि बजरंग बली होटल जीएसटीएन नंबर लिया। इसमें कोई कानूनी तौर पर आपत्ति थोड़ी है, देश का संविधान आपको इसके संदर्भ में कोई रोक नहीं लगाता है। आप खोलिए ना, किसने मना किया है? और आप जो उदाहरण देते हैं, पैर दबाते हैं, भाई इतने तीर्थयात्रियों को पता होता है, वैष्णो देवी पे जाइए, जितने घोड़े वाले हैं वो सारे मुसलमान ही रहते हैं, 90%। पिट्ठू जो तीर्थयात्रियों का सामान उठाते हैं वो भी अधिकारी मुस्लिम समुदाय से होते हैं, और जो लोग उनको ये काम दे रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि ये है। अभी जो बात हो रही है उसके संदर्भ में दलील यह है कि अनुभव यह आता है कि लोग अपनी पहचान छुपाकर व्यापार कर रहे हैं, और इसके कारण से कई बार अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाती है। इस पर सुरेश जी का कुछ कहना है क्या? हिमांशु भाई, हमें क्या लग रहा है मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आवश्यकता नहीं है जी, लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, मुझे जवाब देने का थोड़ा अवसर दे दीजिए जी। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं कि आप तो इतने ख्याति लब्ध एंकर हैं, आपके पास देश के कानून की भी जानकारी है, आपके पास संविधान की भी जानकारी है, आपके पास जीएसटी की और इनकम टैक्स की भी जानकारी है। जिस आदमी ने होटल खोला है, जो आदमी जिस नाम से जीएसटी नंबर अप्लाई करेगा, अगर उसका प्रोपराइटर असगर अली बजरंग बली होटल के नाम से क्या नाम लाइसेंस अप्लाई कर रहा है, तो वो जो मूर्ख और जाहिल अधिकारी हैं जो आज की डेट में ये आदेश दे रहे हैं, वो उस समय उसको बजरंग बली होटल के नाम पे लाइसेंस दे क्यों रहे हैं?
आप बता सकते हैं क्यों दे रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत जी, क्या है आपकी दलील अपने आप में उलझी हुई है। मैंने फिर आपको कहा था कि देश के कानून में इस प्रकार की कोई आपत्ति या पाबंदी नहीं है, और प्रशासन भी ये नहीं कह रहा है कि अगर आपने नाम बजरंग बली होटल रखा हुआ है तो आप असगर वली होने के कारण इसे चला नहीं सकते। केवल इतना चाहा है कि भाई जो जिसका मालिक है वो पता होना चाहिए। इस पर ऐतराज क्या है? अरे आप हिमांशु जी, मैं आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आप जैसा सुधी क्या नाम प्रस्तोता आज उलझा हुआ है जी। क्योंकि आपका दिल और दिमाग अलग अलग जगह पे। वो कहते हैं ना कि उसका घर छोड़ के तो किधर जाऊंगा, और मैं कदा छोड़ दूंगा तो भी मर जाऊंगा, सख्त मुश्किल में हूं क्या करूं या खुदा, एक तरफ उसका घर और एक तरफ मैं कदा। आप आज की डेट में, आज इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप क्या नाम जो है कंफ्यूजन में है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि वो जो यहां पर आदेश आया है और जो योगी आदित्यनाथ जी आदेश दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहचान स्पष्ट, कोई असगर अली बजरंग बली होटल नहीं खोलेगा जी। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ हमारे यहां पर। हमारे यहां पे असगर बेग साहब है, उनके यहां 4 हिंदू लड़के हैं जो वेटर हैं जी, ठीक है, और सामने एक मौर्या जी हैं, उसके 4-5 लड़के मुस्लिम वेटर हैं। अब आप मुझे बताओ, दोनों को होटल बंद करने पड़ेंगे? आप समझिए मेरी बात को। मैं आपसे बताऊं, कांवड़ यात्रा आज से नहीं सैकड़ों साल से चलती आ रही है, और मेरे यहां से होकर के जाती है सैकड़ों साल से। आज तक ये सारी बात नहीं, आज तक ये सारी बात नहीं हुई, तो अब ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? मेरे साथ में दीपक सोनकर जी हैं। सुरेंद्र राजपूत जी को लग रहा था कि भाजपा के प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, पर है, और सुरेंद्र जी हमने बुला भी रखा है भाजपा के प्रवक्ता को। तो दीपक सोनकर जी मेरे साथ में, और दीपक सोनकर जी सुरेंद्र राजपूत जी की दलील है, सैकड़ों साल से चल रही कांवड़ यात्रा में ये खलल डालने की कोशिश आप क्यों कर रहे हैं? क्या लोकसभा चुनाव में मिली हुई पराजय आपको इतना बेचैन कर रही है कि आपको लग रहा है कि विभाजनकारी एजेंडे पे आगे बढ़ने की जरूरत आन पड़ी है? क्या आने वाले 10 सीटों के विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर यह आदेश आपने जारी किया है? क्योंकि 4 करोड़ कांवड़ यात्री 2023 में हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने शिवालय के लिए गए थे। ऐसी कोई बड़ी वारदात तो सुनने में आई नहीं जिसके चलते ऐसा फरमान निकालना पड़ा। तो थोड़ा बताएंगे दीपक सोनकर जी, ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? देखिए हिमांशु जी, ये जिस तरीके से निश्चित रूप से कहेंगे कि कांवड़ यात्रा लगातार वर्षों से चल रही है, और ये प्रथा बिल्कुल लगातार चल रही है जी, मगर किसी व्यवस्था को जो चल रही हो और उस व्यवस्था को अच्छी और सुगम बनाने की योजना ना बनाई जाए, नया प्रयोग ना करा जाए, ये लगता है जो कांग्रेस 70 वर्षों तक राज की वो इसी की सोच है, सुरेंद्र भाई की सोच हो सकती है जी। मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की कोई भी सामान बेच रहा है, अगर उसकी पहचान होनी चाहिए तो उसमें गुरेज क्या है जी? अगर असलम बेच रहा है तो असलम की दुकान की पहचान होनी चाहिए। अगर जो है पप्पू बेच रहा है तो पप्पू की दुकान की पहचान होनी चाहिए। पप्पू के अलावा गुड्डू बेच रहा है तो उसकी पहचान होनी चाहिए। अब होता क्या है कि असलम बाबू गुड्डू के नाम से भी बैठे हुए हैं, तो यह पहचान होना क्यों नहीं जरूरी है? अच्छा दीपक जी, एक बार बताइए, ऐसा कांवड़ यात्रा के संदर्भ में होना क्यों जरूरी है? अगर पहचान होनी चाहिए तो पूरे देश में होनी चाहिए। पूरे देश में कानून बना दीजिए कि भाई जो भी दुकान खुलेगी उसके प्रोपराइटर का नाम बोर्ड पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। यह कांवड़ यात्रा के संदर्भ में ही आप इसे करके क्या समाज में विभाजन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? क्या यह वोट बैंक की राजनीति नहीं है? अगर आपको इतनी पारदर्शिता की पैरवी करनी थी तो देश के लिए कानून क्यों नहीं बनाते? देखिए जी, आज धर्म और संस्कृति को लोग जिस तरीके से अवहेलना करते हैं, देखिए किसी का भी धर्म है जी, उसकी आस्था है, अगर कोई उस आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो राम बारात यात्रा हो, चाहे अन्य धर्मों की निकाली गई कोई यात्रा हो, और उनके किसी भी धर्म के संस्कृति के साथ उनके विघटन करने का काम करेगा। जैसे हम लोग अपने धर्म और संस्कृति परंपरा में जब व्रत रखते हैं तो बड़े पवित्र होकर के रखते हैं, बड़े शुद्ध होकर के रखते हैं। जब कोई रोजा रखता है तो पवित्र होकर के रखता है, बड़े शुद्ध होकर के रखता है। अगर कोई इसके रोजा में विघटन करेगा तो उसको भी खराब लगेगा, अगर किसी के व्रत में विघटन करेगा तो उसको खराब लगेगा। मेरा कहना यह है कि आज इस कांवड़ के साथ शुरुआत की गई है, निश्चित रूप से कहीं किसी के धर्म के साथ, और ये ऐसा नहीं है कि आज कांवड़ के साथ है तो किसी और चीजों के साथ भी है।
निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से बनाने के लिए, अगर आप उदाहरण मानिए हिमांशु जी, अगर कोई भी समाज का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से कोई सामान खरीदता है और उसके बाद जब उसको वो व्यवस्था पता लगती है कि यार ये तो ये है, तो उसके मन की भावनाओं को क्या ठेस पहुंचेगी? जब मन की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो विवाद खड़ा होगा, झगड़ा खड़ा होगा, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। तो कानून व्यवस्था भी ठीक रहे, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ ना हो। पर दीपक जी, आप लोग तो जाति विहीन समता मूलक समाज की स्थापना के लिए संकल्पित थे, और जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं संघ परिवार, उस संघ परिवार के प्रमुख सम्माननीय मोहन भागवत जी तो हमको बताते थे जो इस देश में पैदा हुआ है वो हिंदू है ना, वो मुसलमान, इन सबका तो कोई विषय नहीं है। तो आप तो जाति विहीन समाज के पोषक थे, आप इंसान में भेद नहीं करते थे। या अचानक कांवड़ यात्रा के संदर्भ में आपको सब कुछ जानना इतना जरूरी क्यों लगने लगा, क्यों इतना भेदभाव आने लगा? और आप ये जो शुचिता की बात कर रहे हैं, तो अगर असगर भाई होंगे तो उनके संदर्भ में आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो जाएगी, और ज्ञान सिंह, पान सिंह या दान सिंह होंगे और सुबह चिकन खाकर आए हुए होंगे और होटल में बैठे हुए होंगे, तो कांवड़ यात्रा के लोगों के संदर्भ में सारी शुद्धता रहेगी। देखिए जी, ये शुद्धता तो किसके नाम पे रहेगी, मगर किसी ना किसी की पहचान तो बहुत जरूरी है हिमांशु जी। कि अगर कोई व्यक्ति, मैं अगर अपना एक कुछ भी व्यापार कर रहा हूं, और आज भी आप देखते कोई भी अपना अगर कोई व्यापार करता है तो उससे पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराता है, उसके नाम से खोलता है, अपने माता पिता के नाम से खोलता है, अपने भाइयों के नाम से खोलता है, भगवान के नाम से खोलता है और नामों से खोलता है। तो उसकी पहचान तो होना बहुत जरूरी है ना। तो पहचान क्यों नहीं होनी चाहिए? सवाल यही है कि किसी भी दुकानदार, आप कहीं ना कहीं उलझे हैं। मैंने भी ये कहा था कि अगर पहचान होनी चाहिए तो कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर ही क्यों होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। यह मंशा कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही है। पर इस मंशा के संदर्भ में विस्तार से बताने के लिए मेरे साथ में महंत राजू दास जी हैं। क्या कहते हैं महंत जी? अयोध्या में जब हार गए तो ये सारे फैसले याद आ गए, या आपको लगता है कि अब तक सही कदम नहीं हुआ था, अब सही कदम उठाया गया है? या आपका कहना है कि चूंकि और सारे कदम फेल हो गए हैं इसलिए ये कदम उठाया गया है? महंत जी की दृष्टि इस फैसले को कैसे देख रही है? जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे इस बात को रखा। मुझको लगता है कि थोड़ा सा प्रवक्ता बैठे हैं, चाहे इस विषय पे जो भी डिबेट चल रहा है, पूरे जो बवाल लोग करना चाहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम की चश्मे से हटकर देखना चाहिए जी, वो आस्था के चश्मे से देखना चाहिए। मैं पहले तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सरकार को कोट कोट साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आस्था का सम्मान करते हुए, क्योंकि एक नहीं 1 लाख वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं जो खाना में थूकते हुए, भोजन में इस प्रकार के ऐसे करते हुए। तो इसके नाते कांवड़ यात्री वो कोई, अभी मैं एक मान्य जी को सुन रहा था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथ कई बार डिबेट में रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की मंशा ये है कि पहले हिंदू और मुसलमान करे, बाद में फिर दलित को अलग कर दे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कभी उन्होंने कांवड़ उठाया क्या? अगर वो कांवड़ उठाएंगे तो उनको पता चलेगा लमसम कितना ये बैठकर टीवी चैनल पे भाषण तो दे रहे हैं, 99% दलित होते हैं, एसटी होते हैं, एससी होते हैं, ओबीसी होते हैं। वहां एसटी, एससी, ओबीसी, दलित नहीं होता है, वहां ओनली हिंदू होता है और वो कांवड़ उठाता है। और जिस प्रकार से नंगे पांव आस्था रखकर, विश्वास रखकर वो कांवड़ उठाकर और गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतीक्षारत रहता है, इसके नाते सरकार ने जो फैसला लिया है सराहनीय फैसला है। शुचिता और स्वच्छता के हेतु वहां तो उन्होंने सबके लिए तय किया है ना, चाहे हिंदू का होगा तो भी लिखेगा, वहां ईसाई का होगा तो भी लिखेगा, मुस्लिम को होगा तो भी लिखेगा। नाम लिखने में हर्ज क्या है, फर्क क्या है, डर क्यों लगता है इनको, क्या समस्या लगती है? यही लोग है ना धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करा दिया, फिर भी हम सबको गले लगाते हैं। हमने तो कभी कोई भेदभाव नहीं किया, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं है। आपने कहा अयोध्या हार गए, अयोध्या कभी नहीं हारे। अयोध्या कौन हारा? हार जीत लगा रहता है, इससे क्या लेना देना है राजनीति से? अयोध्यावासी सनातनी, अयोध्या में इतना सुंदर भाव है ना महाराज, आप समझो हम साधु हैं और अयोध्या के संतों ने, साधुओं ने मस्जिद बना के दिया है, 3-3 मस्जिद हनुमानगढ़ी ने बना के दिया है।
इनके विचार को फॉलो हनुमानगढ़ी में पूज्य महंत ज्ञानदास जी महाराज फॉलो करते थे। उन्होंने नमाज तक पढ़वाया है, आपको जानकारी हो तो। और किसी मस्जिद में यहाँ पर हनुमान चालीसा नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने नमाज करवाया। तो हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का भेद नहीं, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, मानवता मानववादी और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि कोई भी फैसला आता है, कोई भी फैसला आता है, पतन कहां से हिंदू और मुसलमान निकल जाता है, हिंदू और मुसलमान निकल जाता है, हिंदू और मुसलमान निकल जाता है। अभी मैं एक टीवी चैनल डिबेट पे था जी, और उसमें बीजेपी के प्रवक्ता से माननीय एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप नारा लगाओ अल्लाह अकबर, नारे हो तकदीर। उन्होंने नारा लगाया, लेकिन वो मुस्लिम धर्मगुरु थे, उन्होंने नहीं कहा, नहीं लगाया। लेकिन वो अपने आप को कहते थे कि मैं सेकुलर हूं, मैं सेकुलर हूं, मैं सेकुलर हूं, मैं सेकुलर हूं। तो सेकुलर का पैनामा मैंने देख लिया है, सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू होता है, किसी मुस्लिम धर्मगुरु, किसी इस्लामिक के ऊपर नहीं लागू होता है। ऐसा महंत जी, डर जो है ना इस फैसले के साथ में, वो है सामाजिक बहिष्कार का। ऐसी कोशिश जिसका उल्लेख ओवैसी कर रहे हैं 40 के दशक में जर्मनी में हुई थी। वहां पर यहूदियों के घर इसी आधार पर चिन्हित किए गए थे और उनके बहिष्कार का नतीजा दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका के रूप में हमें देखने को मिला। तमाम विरोधी दल और साथ साथ एनडीए के घटक दल भी इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस फैसले में मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार की भावना छुपी हुई है, चिन्हित किया जा रहा है, उनके व्यापार को प्रभावित करने की कोशिश है। उनके सवाल हैं, आप धर्मगुरु हैं, क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, और सनातन क्या सिखाता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ये नहीं सिखाता है कि मेरा अल्लाह महान है, बाकी सब बेकार है, बाकी कोई नहीं है। ये तो 5 वक्त लाउड स्पीकर लगाकर बोलते हैं कि मेरा अल्लाह महान है, बाकी सब बेकार है। हमने कभी आपत्ति किया क्या आपको? कभी आपत्ति किया क्या? कभी नहीं आपत्ति किया। हम तो सबका सम्मान करते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये भटकाने का प्रयास है, लैंड ऑर्डर मेंटेन की विषय है। कैसे हमको शुचिता स्वच्छता हिंदू जनमानस को मिल पाए, कांवरियों को कैसे मिल पाए, इसके नाते सरकार का जो पहल है, इसका हर व्यक्ति को स्वागत करना चाहिए। आप मेरे इस सवाल का उत्तर नहीं दिए। मैंने आपसे पूछा था कि इसकी क्या गारंटी है कि अगर किसी गैर सनातन धर्मी का संस्थान होगा तो उससे शुचिता प्रभावित हो जाएगी, और बाकी जितने सनातन धर्मियों के संस्थान होंगे ना, उनमें सब कुछ मामला साफ सुथरा रहेगा। इसके संदर्भ में बताओ ना आप, वहां बकरा ना कटा होगा, वहां चिकन नहीं बना होगा, इसकी गारंटी क्या है? और रात में बोतल ना खुली होगी, इसकी भी गारंटी क्या है? जी हिमांशु जी, मैं आपकी जो विषय है वो जायज है, इसलिए जायज है क्योंकि ऐसा होता है। लेकिन सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार, हमने कोई इच्छा जाहिर किया कि हाँ मेरे साथ ऐसे अप्रिय घटना होती है, ऐसा दुर्व्यवहार होता, तो सरकार ने प्रयास किया, तो सरकार अपने तरीके से प्रयास कर रही है। बाकी हमारे संस्कृति के ऊपर है, संस्कार के ऊपर है, व्यवहार के ऊपर है। और अगर वाकई में जो हिंदू होगा वो ऐसा कुकर्म नहीं करेगा। हम जहां सनातन को मिटाने की बात आए, संस्कृति को मिटाने की बात आए, जहां रामचरित मानस फाड़ने जलाने की बात आए, हम हिंदू होकर भी हिंदू होगा तो ऐसा नहीं होगा। अब जितने भी रेप केसेस होते हैं उसमें आधे से ज्यादा केसेस में हिंदू नाम ही होते हैं। अब हिंदू नहीं होगा तो भी वो रेप कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, तो दोनों चीजें मिली हुई हैं। क्या एक महज सनातन धर्मी या हिंदू होने के कारण से यह लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा कि आपके सदन में कोई आक्षेप नहीं होगा? विषय गंभीर है, पर मेरे साथ में इस विषय पर प्रशासनिक राय देने के लिए लक्ष्मी नारायण साहब हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। लक्ष्मी नारायण साहब, आपसे जानना चाहता हूं, इस विषय को 2 दृष्टियों से देखा जा रहा है, एक प्रशासनिक दृष्टि से और दूसरा राजनीतिक सामाजिक दृष्टि से। आपसे जानना चाहता हूं, आपका इतना लंबा तजुर्बा रहा है, ये आदेश वक्त की जरूरत है व्यवस्था बनाए रखने के लिए, या आदेश जरूरत है राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए? देखिए, जो राजनीतिज्ञ हैं वो अपने राजनीति के हिसाब से चलते हैं, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए और सुचारू रूप से व्यवस्था को करने के लिए करते हैं। स्थानीय स्तर पर कई बार अलग अलग आदेश देने पड़ते हैं, जिसको सिर्फ रेगुलेशन के हिसाब से ही देखने की आवश्यकता होती है।
लेकिन यह बात तो निश्चित रूप से सत्य है कि कभी भी आइडेंटिफिकेशन छिपाने वाली बात को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। जी। जितना भी प्रोप्राइटरशिप है, जहां पर भी जो प्रोप्राइटरशिप है, जैसे मकान है, मकान में सिर्फ नंबर नहीं लिखे जाते हैं, आदमी अपना नाम भी लिखता है। जी। वो आइडेंटिफाई करता है कि ये मकान इस व्यक्ति का है। इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस में भी आपका नाम होता है, सिर्फ नंबर नहीं होता है। आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है गाड़ी का, तब भी आपका नाम होता है। तो हर चीज में आपका नाम एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो जो भी प्रोप्राइटरशिप होती है, चाहे वो दुकान की हो, प्रतिष्ठान की हो, ठेले की हो, अगर वो नगर पालिका के माध्यम से जारी हो रहा है लाइसेंस, तो नगर पालिका की तरफ से भी जारी होना चाहिए। तो कहा ही जाता है कि डिस्प्ले करे, जैसे कोई डॉक्टर है, उसका जो एमसीआई की तरफ से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर खाली वो नहीं लिखता अपने बोर्ड पे, वो अपना नाम लिखता है। वो फेमस किससे होता है? अपने नाम से, न कि रजिस्ट्रेशन नंबर से। जी। तो उसी प्रकार से हर दुकान का एक नाम होता है और वो नाम के आधार पर उसकी प्रोप्राइटरशिप होती है। नाम तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में आ गया कि हाँ भाई ये नाम उसने अपना लिख दिया, रजिस्टर करा लिया, लेकिन प्रोप्राइटरशिप इज इंपॉर्टेंट। प्रोप्राइटरशिप में भी अगर लिखा जाता है कि प्रोप्राइटरशिप भी इसमें डिस्प्ले होना चाहिए। मेरा तो यह मानना है कि हर दुकान, प्रतिष्ठान, कोई भी व्यापार किसी भी प्रकार का कर रहा है, तो प्रॉपर यदि जो लाइसेंस जारी अथॉरिटी की गई है, उसके द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उसको बाकायदे टीम पर लिख करके, लिखवा करके और उसको डिस्प्ले होना ही चाहिए। तो मेरा सवाल इसी पे है लक्ष्मण जी कि आपको नहीं लगता है कि इस आदेश में ये चूक है? आदेश कह रहा है कि जहां से कांवड़ यात्री गुजरेंगे उन रस्तों पर आपको चस्पा करना होगा अपनी पहचान को। क्या पहचान कांवड़ यात्रियों वाले रास्ते पर ही दरकार है? अगर इसकी जगह सरकार ने आदेश जारी किया होता कि हर बोर्ड, हर प्रतिष्ठान पर उसके मालिक का नाम चस्पा होना चाहिए, लाइसेंस चस्पा होना चाहिए, तो एक ज्यादा बेहतर और ज्यादा ईमानदारी दिखाई देती। बिल्कुल सही बात है, ये पूरे देश में होना चाहिए। मतलब इसमें सिर्फ कांवड़ यात्रा ही शामिल नहीं होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट कर दिया जाता है। जी। तो हो सकता है कि ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन्होंने रखा हो इस चीज को, क्योंकि इधर कुछ वीडियो ज्यादा वायरल हुए थे जो कि गंदे थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस विषय पे, और लोगों ने कह भी दिया उस विषय पे, लेकिन कई वीडियो इधर बहुत वायरल हुए थे। तो इस बात को हो सकता है कि इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी यहां पर रखा गया हो, और भविष्य में योजना राजनीतिक लोगों की इस बात की हो या प्रशासनिक स्तर पर इस बात की हो कि इसको पूरे देश में या पूरे प्रदेश में लागू किया जाए, ताकि लोगों को जानकारी तो रहना ही चाहिए कि ये किस व्यक्ति का है और किस प्रकार। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हाजी मस्तान की दुकान होती, तो आपके हाजी मस्तान की दुकान से सामान खरीदना पसंद करते, भले उसने बड़ा अच्छा बोर्ड लगा रखा होता। जी। तो एक इमेज की बात भी होती है। जी। तो अगर कोई कूलर की दुकान है तो हम नहीं चाहेंगे ना खरीदना उसकी दुकान से। जी। तो हमें पता होना चाहिए, हमारा ये एक कस्टमर का ये एक अधिकार है कि वो जाने कि वो कहां से सामान ले रहा है। जी। तो ये पूरे देश में लागू होना ही चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे एक और है कि आपको क्या लगता है, आपने कहा कि शायद पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये कर रहे हो, पर ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो पहल हुई है, ये परस्पर समरसता बढ़ाने वाली है, या आप इसकी प्रतिक्रिया में देख रहे हैं यार इससे तो विभाजनकारी शक्तियां और प्रभावी हो गई हैं, लोगों के बीच में दूरी ज्यादा बन रही है, खाई ज्यादा बन रही है, विवाद ज्यादा हो रहा है, और कांवड़ यात्रा जिसे एक बहुत ही सात्विक वातावरण में शुरू होना था, वो एक विवादित वातावरण का स्वरूप ले गई। वो तो देखिए, हमारे देश में राजनीति में हर चीज विवादित हो ही जाती है, वो तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। किसी भी पॉजिटिविटी को बहुत ज्यादा ध्यान से रखा नहीं जाता है। लेकिन अगर हमें पता है, हम जानते हो कि ऐसी, मैंने बताया ना कि इधर कई वीडियो वगैरह वायरल हुए, तो अगर इस चीज को प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को रखा गया है, तो कोई इसमें बुराई नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि इसको एक्सटेंड करे जाने की जरूरत है कि पूरे देश में ये पूरे देश में लागू हो। तो मैं वापस सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास पहुंचता हूं। चर्चा के क्रम के अंतर्गत पहले दौर में आप थोड़े नाराज से थे, पर बात अब ये निकल कर आ रही है भाई कांवड़ यात्रा के अंतर्गत ही क्यों किया जाए, पूरे देश में ही ये पहचान रहनी चाहिए, और जो कस्टमर कहीं से भी कुछ ले रहा है उसे ये पता होना चाहिए, उसका अधिकार है कि वो कहां से क्या ले रहा है। तो अब आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप भी इस बात की इत्तेफाकी रखते हैं कि भाई पूरे देश में लागू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लागू करो तो पूरे देश में करो, ऐसा नहीं कि चिन्हित स्थान पर करो।
ये पहले से लागू है। मैं यही तो आपसे शुरू से कहना चाह रहा हूं जी। ये लागू पहले से, जो फिजूल की बात कर रहे हैं, जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए जीएसटीएन नंबर जो होता है वो चाहे हिमांशु द्विवेदी का हो, आपके चैनल का हो, सुरेंद्र राजपूत की कंपनी का हो या आशीष की कंपनी का हो, किसी भी कंपनी को जीएसटीएन नंबर मिलता है, प्रोप्राइटरशिप है प्रोप्राइटरी मिलती है, प्राइवेट लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड होती है, और मल्टीनेशनल है तो उसके बेस्ट प्राइस से लेकर के विशाल मेगा मार्ट से लेकर के लुलु माल तक होता है जाकर के। सच बात यह है कि ये जो छोटे लोगों को, छोटे दुकानदार, लघु उद्योग वाले जो लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और विशेष रूप से वो चाहे पिछड़े वर्ग के हो, चाहे वो दलित वर्ग के हो, चाहे मुस्लिम, इनकी एक बायकॉट करने की एक साजिश है। साजिश भी ऐसी नहीं है, सिर्फ ये साजिश इस वजह से है कि चुनाव आप हार गए हो उत्तर प्रदेश में। आप ये बताओ ना, ये फरमान आपने यहां तो लागू कर दिया, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में भी तो कांवड़ निकल रहा होगा, वहां पर भी तो भाजपा की सरकार है जी, क्यों नहीं लागू हुआ वहां? ये बहुत बड़ा इतना क्रांतिकारी फैसला है, यहां पर भाजपा के क्या नाम छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता जी ऐसा कर रहे हैं, यहां पर भाजपा के छत्तीसगढ़ के पूर्व नेता ऐसे कह रहे हैं, मतलब पूर्व अधिकारी ये बता रहे हैं पूरे देश में। अरे छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू हुआ? क्यों? क्योंकि वहां सीट जीत गए हो आप। मध्य प्रदेश में आप सीट जीत गए हो 29 की 29। आप मुझे बताओ वहां क्यों नहीं लागू हुआ? आप मुख्तार अब्बास नकवी को, भाई मेरा नेता तो नहीं है, वो तो भाजपा का नेता है जी, आरएलडी हमारे साथ तो नहीं है, केसी त्यागी हमारे साथ तो नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि अगर ये सारे के सारे नेता कह रहे हैं, और तो कुछ मतलब मैं नहीं कहता, पहले तो मैं अधिकारियों के ऊपर ही नाराज था, आज तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी कह दिया है। योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से कहें कि उनकी सीट के पीछे पड़ने की जगह पर आप पूरे देश में यह कानून लागू करें। भाई कांवड़ यात्रा ऐसा तो है नहीं कि बिहार में नहीं निकल रही जी, ऐसा तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ में नहीं निकल रही, ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में नहीं निकल रही। तो ये सारा जो पायलट प्रोजेक्ट, कम्युनल पायलट प्रोजेक्ट है, ये आप खाली यहीं क्यों कर रहे हो? ये खाली यहीं क्यों कर रहे हो? तो दीपक सोनकर जी से मैंने ये सवाल पूछा था, सुरेंद्र राजपूत जी और प्रभावी तरीके से उस सवाल को रख रहे हैं दीपक जी कि कुल मिलाकर ठीक से निपट गए उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए आपको याद आ गया कि अच्छा ये एक तरीका है जिससे अपन वापस गोलबंदी कर सकते हैं। और उत्तराखंड में भी निपट गए, बद्रीनाथ भी निपट गया आपका, तो धामी जी भी बोले हम भी लागू करते हैं। तो थोड़ा रोशनी दीजिए ना। सुरेंद्र राजपूत जी जानना चाह रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश में भी निकलती है, वहां तो ऐसा आदेश नहीं निकाले, छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोग हैं जो कावड़ उठाते हैं, उनके संदर्भ में भी ऐसा फरमान आप नहीं निकाले। वही क्यों निकाले जहां पर जनता ने आपके सीधे सीधे ताजे निकाले? देखिए हिमांशु जी, जनता जनार्दन है, जनता का निर्णय ही सर्वोपरि है, जनता जिसको जनादेश देती है उसका स्वागत हम सब करते हैं। मगर मैं जिस बात की चर्चा हम कर, अरे सुन, जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, ये बात इस बात से सहमत होती कि जो उत्तर प्रदेश है जी, वो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जी, और जो घटनाएं भी आती हैं, जो जानकारी आती है, जो वीडियो हमने सोशल मीडिया पर देखे हैं, जो वीडियो किसी के भोजन पे कोई थूकने का काम करता है, किसी को कोई अपमानित करने का काम करता है, और सबसे ज्यादा जो गुमराह करने का काम है, जो झूठ बोल करके अलग अलग पहचान छुपा करके अपनी दुकानें और अलग अलग धर्मों के नाम पर व्यापार करने के लिए जो काम है, वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश ही जो था, जो कानून के नाम पर, यही उत्तर प्रदेश था हिमांशु जी। इसी उत्तर प्रदेश को लोग माफियाओं का प्रदेश कहा जाते थे, अपराधियों का प्रदेश कहा जाते थे, दंगों का प्रदेश कहा जाते थे। आज उसको बदलने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। वो कैसे किया है? इन प्रयोग के माध्यम से किया है, इन नवे प्रयोग के माध्यम से किया है। जो लोग अलग अलग प्रकार से दुकानें खोल लिए, नाम छुपा करके खोल लिए, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो ये बात कहता हूं हिमांशु जी, जो समझने वाली बात है, जो एक अच्छा प्रयोग है, जो एक कानून व्यवस्था को स्वस्थ बनाने का प्रयोग है, जो धर्म और संस्कृति को बचाने का प्रयोग है, दिक्कत किनको हो रही है? दिक्कत हो रही है जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। दिक्कत उनको हो रही है जो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। दिक्कत उनको हो रही है जो अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जाना चाहते हैं, किसी भी बातों तक जाना चाहते हैं। मगर मैं ये बात जरूर विश्वासी के साथ और जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि उत्तर प्रदेश को अगर बदलने का काम किसी ने किया 2017
योगी आदित्यनाथ ने किया, दीपक जी वापस योगी जी के संदर्भ में चले गए, लेकिन हमारा विषय अभी योगी आदित्यनाथ नहीं है, ये फैसला है। महेंद्र राजूदास जी, आपसे जानने के लिए मेरे पास सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि कह दिया गया है कि आपको बोर्ड चस्पा करना है, बोर्ड में बताना है प्रोपराइटर कौन है। तो अब एक धार्मिक सवाल है आपसे कि कांवड़ यात्री जो निकल रहे हैं और वो कांवड़ यात्री जो अपने पैर किसी मुसलमान से दबवा लेते हैं या अन्य किसी धर्म को मानने वाले, पंथ को मानने वाले से दबवा लेते हैं या अन्य सेवाओं का लाभ ले लेते हैं, उनके होटल पर अगर वह भोजन कर लेंगे तो उनकी यात्रा भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगी? उनकी यात्रा खंडित तो नहीं हो जाएगी? उनका पुण्य का कोई क्षय तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये सवाल पैदा हो गया है कि ये जो आप पहचान दिखवाना चाहते हैं, इस पहचान के अंदर आपकी अघोषित मानसिकता ये तो नहीं है कि यहां से आपको सामान नहीं लेना है, यहां की सेवाओं का लाभ नहीं लेना है। तो महेंद्र जी थोड़ा इस पर मार्गदर्शन दें कि किसी मौलाना साहब की दुकान पर अगर खाना खा लेगा कांवड़ यात्री तो उसका पंथ भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा? उसकी यात्रा खंडित तो नहीं हो जाएगी? सिर्फ उस कौम में ये लागू होता है जो कौम में कहता है कि मेरा अल्लाह महान है, बाकी सब बेकार है। सनातन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। सनातन की सीख है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदेव कुटुम्बकम के साथ धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हम इस भाव के मानने वाले हिमांशु जी। महेंद्र जी बहुत हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, लेकिन आपको जीवन का वास्तविक अनुभव बताता हूं। वो घर में शौचालय को साफ करने वाला जो व्यक्ति आता था ना, उसको अगर छू देता था तो मेरी दादी जो है नहाने के लिए भेज देती थी मुझको। अपने घर में उस परिवेश को देखा हुआ है। तो आप जो ये कह रहे हैं ना कि हम ऐसा मानने वाले और वैसा मानने वाले, अपने घर के अंदर नहीं घुसने देते थे। रोटी देनी है तो छू मत देना, ऊपर से डाल देना। इस प्रकार के भी उदाहरण हम समाज में अभी भी देखते हैं। वही जो हिंदू धर्म के संदर्भ में आप बता रहे हो, घोड़ी पर बैठ लेता है एक दलित समाज का व्यक्ति तो पूरे गांव के दबंग उसके परिवार का जुलूस निकाल देते हैं। तो इसलिए मेरा जो सवाल है वो जायज है, व्यवहारिक है और आपसे उस पर मार्गदर्शन अपेक्षित है, बढ़ाई नहीं। आप दिशा दीजिए, ये आपसे विनम्र आग्रह है महेंद्र जी। सुन तो लीजिए, आपने बहुत बड़े आरोप मेरे ऊपर लगाए हो। आप पर नहीं, समाज पर। गलत, आप हिंदू के ऊपर नहीं लगा सकते। ये यही जो बैठे हैं लोग क्या कहते हैं, हिंदू क्या, कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, मिटा देना है, खत्म करना देना है, कॉन्डोम क्या क्या कह देते थे। एड्स से भी ज्यादा आप तुलना आपने मुझको दे दिया। रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, प्रतिबंध कर देना चाहिए, मनुस्मृति को फाड़ देना चाहिए, ऐसे भी तो लोगों ने नारा लगाया। कभी आपने उस पर क्वेश्चन किया क्या? ये विषय नहीं है। आपने सनातन पे सवाल उठाए, सनातन पे कोई मायकालाल सवाल नहीं उठा सकता। हाँ, व्यक्तिगत राजूदास गंदे हो सकते हैं, लेकिन आप कहो साधु समाज गंदा है नहीं चलेगा। व्यक्तिगत हम इस चोले में हैं, ये चोला में रावण भी आ चुका है, तो क्या पूरा समाज गंदा है? क्या पूरे देश में आतंकवादी गतिविधि पकड़े जाते हैं? क्या सारे मुस्लिम कौम आतंकवादी है क्या? कोई कहा क्या? किसी में दम है क्या कहने का? तो आप इस प्रकार का आरोप गलत लगा रहे हो, ये ठीक नहीं है आपकी विचार। अरे महेंद्र जी, मैंने सवाल क्या किया, आप कहीं और चले गए। मेरा सवाल इतना ही था कि किसी हाजी साहब की, किसी मौलाना साहब की, किसी अकबर भाई की दुकान पर अगर कोई कांवड़ यात्री भोजन कर लेगा तो यात्रा खंडित तो नहीं होगी? इस पर आपकी द्वारा एक दिशा दी जाए। विनम्र सवाल है, आप बताएंगे। अगर आप कहेंगे कि नहीं होगा तो यह आरोप से मुक्ति मिलेगी जिसमें कहा गया है कि सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, व्यापारिक बहिष्कार किया जा रहा है। तो थोड़ा इसमें स्पष्टता दीजिए ना महेंद्र जी। ये हिमांशु जी, आप बैठकर चैनल पे बहिष्कार कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। अगर हमको बहिष्कार करना होता तो हनुमानगढ़ी के नीचे में लड्डू का दुकान है जी, किसका है? मुसलमान का है। हनुमानगढ़ी के बगल में चूड़ी का दुकान है, किसका है? मुसलमान का है। हनुमानगढ़ी के लोगों ने क्या मस्जिद बनवा के दे दिया, किसका है? इलाहाबाद खंडपीठ ने कह दिया था कि हनुमानगढ़ी को सुपुर्द कर दो, मुकदमा एक संत लड़ रहे थे, क्या ये भी दे दिया? तो आप ये बैठकर जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना, ये चलने वाला नहीं है। ये भारत देश है। और कोई रही कांवड़ यात्रियों की बात, तो कांवड़ यात्री कहीं से सामान ले सकते हैं, कहीं से खा सकते हैं, किसी का सहयोग ले सकते हैं, किसी के पास जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन प्रशासन की परम जिम्मेदारी है कि उनके पास किसी भी उनके साथ अप्रिय घटना ना घटे, उनके साथ कोई अभद्रता ना करे, उनको स्वच्छता मिले। अभी आप सुरेंद्र राजपूत जी से पूछ रहे थे जी कि अगर कोई दारू पीकर भी, हिंदू भी दारू पीकर कार्य करता है, हिंदू भी मीट खाकर करता है, स्वाभाविक है, ऐसा होता है।
आप बोल रहे थे। जी। तो विषय ये है कि अगर सनातन संस्कृति, संतों के चरण, अगर वो मंदिर जाता होगा, साधुओं से प्रेम रखता होगा, तो ऐसा कार्य नहीं करेगा। ऐसा कार्य नहीं करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो महंत जी ने कही वो ये कही कि अगर कांवड़ यात्री यात्रा के दौरान किसी अन्य पंथ या धर्म को मानने वाले के यहां पर भी भोजन आदि ग्रहण करते हैं तो उससे उनकी यात्रा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन पता तो होना चाहिए कि मैंने कहां खाया, किसके यहां खाया। तो मैं आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर अपने सेवानिवृत्त अधिकारी लक्ष्मीनारायण जी के पास जाना देता हूं। और लक्ष्मीनारायण जी, आपसे ही जानना ये चाहता हूं कि जिस प्रकार का विरोध तमाम राजनीतिक दल दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि इस आदेश का क्रियान्वयन हो पाएगा या ये विरोध क्रियान्वयन के प्रति योगी आदित्यनाथ की संकल्प शक्ति को और बढ़ा देगा? आपका तजुर्बा क्या बोलता है लक्ष्मीनारायण जी? नहीं, डेफिनेटली थोड़ी दिक्कतें आएंगी क्रियान्वयन में इस प्रकार के आदेशों, क्योंकि वो एक पॉइंट पे किया गया है। यदि जनरलाइज्ड आदेश होता तो शायद क्रियान्वयन में उतनी दिक्कतें नहीं आती। और हमारा मानना है कि इसको जनरलाइज ही करके बात करना चाहिए था। लेकिन अब उन्होंने अगर एक पार्टिकुलर पॉइंट पे किया है तो उनको राजनीतिक दिक्कतें तो आएंगी, प्रशासनिक दिक्कतें तो नहीं आएंगी, और न ही जनता के द्वारा इसमें समय कुछ ऐसा बात आएगी। यह राजनीतिक विषय ज्यादा हो गया है और जनता का विषय कम है। तो ये राजनीतिक विषय बनाया जा रहा है जबकि यह विशुद्ध प्रशासनिक विषय था। इस संदर्भ में कौन इंकार कर सकता है कि जो है वो अपनी पहचान सार्वजनिक रूप से बताकर रखे। और तमाम संस्थान इस प्रकार से अपने आप को जाहिर भी करते हैं। अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ के रास्ते पर चले जाएं, दिल्ली से आप हैदराबाद के रास्ते पर चले जाएं या दिल्ली से आप हरिद्वार के रास्ते पर चले जाएं, तो आपको तमाम ऐसे दुकानों के संदर्भ में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ नजर आता है कि ये ढाबा, ये होटल का संचालक कौन है। अगर इसे एक आदेश की शक्ल में सरकार ने चाहा है कि लोग अपनी पहचान छुपाकर व्यापार ना करें, तो इस फैसले पर ऐतराज की जरूरत क्या है? एक ऐसा फैसला जो समाज में पारदर्शिता लाए, एक ऐसा फैसला जिससे सामाजिक रूप से विभेद की उम्मीद ना रहे, एक ऐसा फैसला जो किसी प्रकार की अप्रिय स्थितियों को समय रहते ही टाल सके। तो उस फैसले के क्रियान्वयन में सबको सहयोग करना चाहिए, ना कि इस फैसले के आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करनी चाहिए। तमाम राजनीतिक दल जितनी भी दलील दें, पर किसी भी आदेश में यह नहीं कहा गया है कि आप जो हैं उससे इतर अपने आप को जाहिर करो, पर आप जो हैं वो आपको सार्वजनिक रूप से जाहिर करना चाहिए और इस फैसले का समर्थन होना चाहिए। इस स्पष्टता के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। समय अब इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक